हेलो, हर हर महादेव। मैं हूँ झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के विभिन्न अध्यायों विभिन्न धाराओं के विषय में जानते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम श्री गणेश करेंगे अध्याय 3 का, जो कि बात करता है साधारण अपवाद के विषय में। और इस अध्याय 3 का जो प्रारंभ होता है वो होता है धारा 14 के साथ। तो आइए देखते हैं धारा 14 में क्या कहा गया है। धारा 14 हम उदाहरणों के माध्यम से समझते आ रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अध्याय 3 का अंत करेंगे। अंत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ धाराओं को हम पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा बाध्य है। धारा 14 के अनुसार जो कहा गया है वो है कि व्यक्ति विधि द्वारा बाध्य हो अथवा ऐसा विश्वास है कि वह इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। या तो वो वास्तव में विधि द्वारा बाध्य हो अथवा उस व्यक्ति को ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वह जो कृत्य कर रहा है, जो कार्य वह कर रहा है, उसको करने के लिए भी विधि द्वारा आबद्ध है, विधि द्वारा वह बाध्य है। आइए इसको देखते हैं हम एक उदाहरण के माध्यम से। तो ए यदि यदि ए यदि ए को पुलिस निरीक्षक हैं और इनको अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा बी को पकड़ने का आदेश दिया जाता है। अब एक गांव में आए, उन्होंने, ये एक अंकल जी हैं, इनसे पूछा कि बी कौन है। उन्होंने कहा कि जो ये चश्मे वाला है ना, यही बी है, यही बी है। फिर एक और इनको आंटी जी दिखी, ये लंबे लंबे बालों वाली आंटी जी इनको दिखी। इन्होंने पूछा कि मैडम बी कौन है। इन्होंने कहा ये जो चश्मे वाला है यही बी है। अभी सारी जांच पड़ताल करने के बाद इन पुलिस वाले जो भाई साहब हैं इनको लगा कि यही चश्मे वाला बी है और ये इसको पकड़ के ले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या देखा जाएगा, और अंत में पता चला कि चश्मे वाला तो भी है ही नहीं, किंतु फिर भी ये जो भ्रम में इसको जो लेके गए हैं बी समझ के, तो इसमें ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो स्वयं विधि द्वारा आबद्ध थे बी को पकड़ने के लिए। आइए धारा 17 की ओर। धारा 17 क्या बात करती है? धारा 17 कहती है कि विधि द्वारा, उदाहरण से ही आइए आप। धारा 17 कहती है कि ए बी को पिटाई कर रहा था, ए बी की पिटाई करता है। अभी यहाँ क्या हुआ, यहाँ सी है, ये खड़ा हुआ इसको देख रहा है कि भाई ए बी की पिटाई कर रहा है। अभी इसने ये सद्भावना रखते हुए कि ए बी को मार ना दे, उसकी मृत्यु कारित ना कर दे, ये इसने ऐसी सद्भावना रखते हुए ए ने, इन अंकल ने क्या किया, अपने जो एक व्यक्ति को, एक आम नागरिक को होना चाहिए, वही इन्होंने क्या, इन्होंने इन ए भाई साहब को पुलिस में ले जाकर के दे दिया कि ये बी की मृत्यु कारित करना चाहता है। और अंत में पता चला कि ए जो है वो अपनी आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा है, ए अपनी आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा है। ऐसा बाद में ये तथ्य सामने आया, तो यहाँ पे ये बात समझने योग्य रहेगी कि ये अंकल जी यहाँ पे कोई भी अपराधी, किसी भी कार्य के लिए अपराधी नहीं होंगे। बात करते हैं धारा 18 की, कि जो कहती है कि विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। धारा 18 कहती है कि विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना, इसमें क्या है, इसे उदाहरण से समझिए क्या है। ए एक पेड़ है, ये इस पे बैठा हुआ लकड़ी से पेड़ को काट रहा है, यहाँ से इसको काट रहा है निरंतर एक कुल्हाड़ी से। नीचे एक अंकल जी हैं। अब जब ये तो इस लकड़ी को काट रहा है, काटते काटते कुल्हाड़ी का जो आगे वाला भाग होता है, जो नुकीला भाग होता है, वह टूट के नीचे गिर जाता है और अंकल जी का पैर में लग जाता है। अंकल जी को क्षतिकारित हो जाती है, शारीरिक क्षतिकारित हो जाती है। तो यहाँ ए किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि धारा 18 के अनुसार विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना कारित हुई है, इसके कोई मंशा नहीं थी बी को घायल करने की। अब आ जाइए धारा 19 की ओर। धारा 19 क्या बात करती है? धारा 19 कहती है कि यदि ये गांव है, यदि किसी गांव में आग लग जाती है और उस गांव को, उस आग को, मतलब ये गली है, यहाँ पे यदि आग लग जाती है, यहाँ पे आसपास घर बने हुए हैं, ये घर है, तो
ए भाई साहब देखते हैं कि इस आग को काबू करने के लिए और जो व्यक्ति हैं यहाँ इनकी जान बचाने के लिए इन घर का गिरा देना ही श्रेष्ठ है। यही श्रेयकर है कि ये जो घर बने हुए हैं इनको गिरा दिया जाए, जिससे कि ये आग शांत हो जाएगी और ये जो व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पे, ये जो व्यक्ति हैं इनकी जान बच जाएगी। ऐसी सद्भावना रखते हुए ये इन घरों को गिरा देते हैं, जिससे ये आंच बंद हो गई, ये जो आग लगी हुई है ये बंद हो जाती है, तो इन व्यक्तियों की भी जान बच जाती है। इनकी जान बचाने के उद्देश्य से जो भी कृत्य किया गया है उसमें ए किसी भी अपराध के लिए अपराधी नहीं होंगे। अब आ जाते हैं धारा 20। धारा 20 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, 7 वर्ष से कम आयु का यदि कोई शिशु किसी भी कृत्य को कारित करता है, यदि वह भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अनुसार अपराध है, तो वह बच्चा, वह शिशु अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। और एक बात हम यहाँ लिखे देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 मिनट। 7 वर्ष का बच्चा भी इसी के अंतर्गत आएगा। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य तो इसी के अंतर्गत आता ही है, किंतु धारा 20 7 वर्ष के बच्चे के कृत्य को भी अपने भीतर समाहित करते हैं और इसको डॉली इनकैपेक्स का कार्य भी बोलते हैं। धारा 21 कहती है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम, 7 वर्ष से तो ऊपर हो किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, जो अपरिपक्व शिशु है, ऐसे शिशु का कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा कहती है धारा 21। और इसी में एक केस लो है, मैं वो लिख देती हूँ, केस लो अमृत भूषण यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस लो है, इसको हम देखते हुए चलेंगे। धारा 22 कहती है कि विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, यदि कोई विकृत चित्त व्यक्ति किसी कार्य को करता है जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध है, ऐसा कार्य अपराध नहीं समझा जाएगा, वो व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी, ऐसे तो सभी बच जाएंगे विकृत चित्त बता के इसमें हमको, तो इसमें 3 आधार इसमें देखे जाएंगे कि पहले तो मेडिकल रिपोर्ट्स चेक होंगी कि भाई ये व्यक्ति पागल है, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाओ, फिर जज साहब डॉक्टरी सलाह करेंगे, जज साहब जो हम डॉक्टर से सलाह करेंगे कि क्या वास्तव में व्यक्ति पागल है, इसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, और जो मशवरे हैं वो डॉक्टर साहब से किए जाएंगे। अंत में देखा जाएगा कि मेडिकल ग्राउंड्स के कारण जो जैसे रिपोर्ट आई है, अब अभी हम मान के चलते हैं जो रेबीज हो जाता है, जैसे रेबीज हो गया तो व्यक्ति पानी से डरने लगता है, ये मतलब ये बीमारी का लक्षण है, बीमारी का लक्षण है कि व्यक्ति पानी से डरने लगता है, तो उसमें यही देखा जाएगा कि जो बीमारी है उस बीमारी के अनुसार ही क्या कृत्य किया गया है। पता चला रेबीज में व्यक्ति डरता तो पानी से है, लेकिन उधर वो ऊंचाई से डरने लगा, तो ये माना जाएगा कि विकृत चित्त व्यक्ति है नहीं। तो इस तरीके से ये समझना है हमें, समझते हुए आगे चलेंगे, बात करेंगे धारा 25 की। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और न उसकी संभाव्यता का हमें ज्ञान हो, इसको हम अपवाद की श्रेणी में भी रखेंगे। पीछे पड़ चुके जो हैं ये भिन्न है और अपवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि क्या वही है, यदि आपस में ये पट्टा करते हैं, पट्टेबाजी का खेल खेलते हैं और इसमें जो चीजें भी एक दूसरे के दाव पे लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, इसमें यदि ये अपनी वापस से वही जो इन्होंने खेल में जो शर्त नियम कानून बनाए हैं वो उनकी पूर्ति के लिए कैसे कहता है, तो इसमें सम्मति से किया गया कार्य है और कोई भी पक्ष इसमें अपराधी नहीं होगा, चीज हमें ध्यान रखते हुए चलना है। इसी से आगे हम धारा 26 पे आ जाएंगे और ये कहता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए यदि सम्मति से सद्भावना पूर्वक कोई कृत्य किया जाता है जिसमें मृत्यु कारित होना भी संभाव्य है। जैसे इसमें हम देखेंगे कि एक डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं चश्मे वाले, ये डॉक्टर साहब हैं, हाँ इन्होंने क्या किया, ये एक मरीज है, खाट पे लेटा है बेचारा, इसकी शल्य चिकित्सा कर देते हैं सद्भावना पूर्वक,
सद्भावना पूर्वक आशय से, अच्छे आशय से इसकी जैसे शल्य चिकित्सा करते हैं, और इसमें मृत्यु या उपति कारित होने का भी यदि इसमें संभावना है तो भी डॉक्टर साहब की जो इसमें सद्भावना देखी जाएगी, क्योंकि इसमें मृत्यु कारित होने की संभावना है। शल्य चिकित्सा में कुछ भी हो सकता है भाई ऑपरेशन में। तो यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर साहब है ना, इनकी जो भावनाएं हैं वो तो सद्भावना है ना, अपनी सद्भावनाओं से ये इसका कार्य कर रहे हैं और इसकी सम्मति से कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब किसी भी जो आगे घटित होंगी घटनाएं मरीज के साथ शल्य चिकित्सा करते समय उसके लिए अपराधी नहीं माने जाएंगे। यहाँ धारा 27 कहती है कि संरक्षक या उसकी संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति द्वारा शिशु, इसका कार्य शिशु विकृत चित्त, शिशु अथवा विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य अगर किया जाएगा तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जैसे ए जो है वो सद्भावना पूर्वक क्या करता है, छोटे बच्चे की इसकी इच्छा के बिना, ए सद्भावना पूर्वक इस छोटे बच्चे की, अपने शिशु की इच्छा के बिना इसको डॉक्टर के पास लाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के पेट में दर्द है और इसको जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें पथरी आई है, स्टोन्स आए हैं। तो अभी क्या है, डॉक्टर साहब के पास लाए हैं और कहा है कि आप मेरे बेटे की पथरी निकाल दीजिए और इसकी शल्य चिकित्सा आरंभ कर दीजिए। तो यहाँ पे जो शल्य चिकित्सा के समय यदि कोई भी अनहोनी होती है तो ए अपराधी नहीं है, क्योंकि वो तो सद्भावना पूर्वक लाए हैं अपने बेटे की पथरी निकलवाने के लिए और उसकी इच्छा के बिना लाए। धारा 28 कहते हैं कि सम्मति जिसके विषय में यह ज्ञात हो कि वह भ्रम अथवा भय के अधीन दी गई है, और ऐसी सम्मति जिसके विषय में यह ज्ञात है कि वो भ्रम अथवा भय के अधीन दी गई है। इसमें 3 हमें चीजें याद रखनी है। क्षति भय के अधीन दी गई हो किसी, जब जो है यदि वह सम्मति, जो सम्मति दी गई है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन अथवा तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी है, और यदि चित्त विकृत व्यक्ति ने अथवा मत्तता के कारण दी है। तीसरा है कि 12 वर्ष से कम आयु की सम्मति है तो भी ऐसा जो कार्य करा जाएगा वो समझा जाएगा कि भ्रम अथवा भय के अधीन दी गई है, और धारा 28 के अंतर्गत वो सम्मति नहीं समझी जाएगी। धारा 30 के अनुसार सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य है। धारा 30 जो बात करती है वो कहती है कि सम्मति के बिना, इच्छा के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए जो कार्य किया जा रहा है, सद्भावना पूर्वक जो कार्य किया जा रहा है उसके विषय में इसमें कहा गया है। ये एक व्यक्ति है, इनकी तरफ यहां से शेर लिख देते हैं, हमें बनाना तो आता नहीं है। शेर आ रहा है, इनको मुंह में दबा लिया, इन शेर भाई साहब ने इन्हें मुंह में दबा लिया, मुंह में दबा लिया। यहां पे खड़ा हुआ, दूर खड़ा हुआ ये देख रहा है, ये व्यक्ति देख रहा है कि इन अंकल जी को शेर ने मुंह में दबा लिया। अब ये नौजवान है, इसने क्या किया, अंकल जी को बचाने के लिए, सद्भावना पूर्वक बचाने के लिए इसने अपनी बंदूक निकाली और गोली जैसे शेर को मारना चाहता था, वो बचाने के चक्कर में अंकल जी को यहाँ इनके हाथ से होके निकल गई और अंकल जी के हाथ में गोली लग गई। तो इसमें जो इसकी सम्मति के बिना इसने अंकल जी से पूछा थोड़ी, अंकल जी शेर आपको लेके जा रहा है, क्या मैं आपको छुटाऊं, क्या मैं आपकी रक्षा करूं? नहीं, इसने ऐसा नहीं पूछा। तो सम्मति के बिना, इच्छा के बिना इसने व्यक्ति के फायदे के लिए, अंकल जी के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक जो गोली चलाई है जिससे अंकल जी छूट जाए, शेर को गोली लगे, किंतु अंकल जी की बाजू में से, यहाँ हाथ में से, जो कंधे में से होकर गोली निकली है, अंकल जी को क्षति हो गई, अंकल जी आहत हो गए, अंकल जी को चोट लग गई। तो यहाँ ये जो नौजवान युवक है, ये युवक जो है ये अपराधी नहीं होगा। अंत में बात करेंगे सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, यहाँ पे बताया गया है कि यदि, उदाहरण के माध्यम से धारा आसानी से समझ में आ जाएगी, उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा आप मात्र। यदि एक कैंसर के मरीज को डॉक्टर साहब ने सद्भावना पूर्वक कह दिया कि भाई साहब आपको कैंसर है, आपको कैंसर है और आप अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, यह सुनकर क्या हुआ,
जो मरीज हैं उनको सदमे से मृत्यु हो गई। कैंसर के मरीज को डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई साहब आपको कैंसर है और आप अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, ऐसा सद्भावना पूर्वक डॉक्टर ने उसको सूचना दे दी, किसको, कैंसर के मरीज को। और ऐसा सुनते ही कैंसर के मरीज की सदमे से मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे ये नहीं है कि उसके घर वाले, जो मरीज के घर वाले, परिवार वाले, उसके जो भी हैं घर में, घर परिवार वाले, विधिक परिजन आके बोलने लगे कि भाई तुमने हमारे जो बेटा है, जो इसको आपने ऐसी खबर क्यों दी। तो इसमें डॉक्टर साहब पे यदि वो कल को केस करना चाहे, डॉक्टर साहब को अपराधी बनाना चाहे, तो डॉक्टर साहब अपराधी नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने सद्भावना पूर्वक मरीज को ऐसी संसूचना दी थी। उनका कोई आशय नहीं था कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मरीज की मृत्यु हो जाए, इसलिए डॉक्टर साहब अपराधी नहीं माने जाएंगे धारा 31 के अंतर्गत। तो इससे आगे की धाराएं हम कल शीघ्र ही मतलब पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी आगे के सारे तथ्यों को जानेंगे, सारी धाराओं को जानेंगे। और अब तो बहुत सारे अध्याय हम भारतीय न्याय संहिता के पढ़ भी चुके हैं, धीरे धीरे अंत की ओर है भारतीय न्याय संहिता। हमारे बहुत कम समय में हमने इसको खत्म करने का प्रयास किया है, कम से कम शब्दों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हमने अपने शब्दों में, किताबी भाषा में नहीं, हमने अपने शब्दों के माध्यम से, हिंदी भाषा में, बिल्कुल घरेलू उदाहरणों के माध्यम से हमने भारतीय न्याय संहिता को समझने का प्रयास किया है। तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजें हमें मिल सके, मतलब दूसरे लोगों को भी मिल सके, दूसरे लोगों को भी अपने चैनल के बारे में पता चल सके। तो जल्दी से आइए, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं शीघ्र ही किसी अन्य वीडियो में और अन्य तथ्यों के साथ, अन्य धाराओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।